हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एकदम सिंपल है। क्या होता है इसमें कि कार्बन है, कार्बन से कोई भी एटम या फिर ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इस एटम या फिर ग्रुप को अगर बाहर से कोई भी ग्रुप या फिर एटम आकर के उसे हटा देता है और बाहर से जो आने वाला ग्रुप या एटम होता है वो वहां पर चिपक जाता है, जुड़ जाता है उस कार्बन के साथ और उसे बाहर निकाल देता है, उसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बाहर से जो आएगा ग्रुप उसका नेचर किस तरीके का है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है या फिर फ्री रेडिकल है, उसके बेसिस पर हम इसे तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, यानी कि बाहर से जो हमारा ग्रुप आएगा ना वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बाहर से आएगी, हमारे सबस्ट्रेट पर अटैक करेगी। सबस्ट्रेट से वहां पर जो लिविंग ग्रुप होगा, यानी कि बाहर से कोई स्पीसीज आएगी और सबस्ट्रेट से हमारे लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगी। बाहर से आने वाली स्पीसीज उस कार्बन पर अटैक करेगी जहां पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। यानी कि बाहर से जो स्पीसीज आएगी वो वहां पर अटैक करेगी जहां पर हमारा लिविंग ग्रुप यानी कि बाहर निकलने वाली स्पीसीज जुड़ी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा ए है, ए और बी के साथ बॉन्डिंग कर रखा है और सी माइनस आता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो सी पर नेगेटिव चार्ज ही होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल है ये हमारा, ये क्या है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। तो क्या बनेगा, ए सी प्लस बी माइनस। इसमें क्या है, इसमें जो ये है ना, ये तो है हमारा सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल। अब ये बाहर B माइनस गया, ये B माइनस क्या है, ये हमारा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप वो होता है जो बाहर निकलता है। और लिविंग ग्रुप की अगर बात की जाए ना तो लिविंग ग्रुप हमारे कॉन्जुगेट बेस होते हैं। कॉन्जुगेट बेस मतलब जैसे कि मान लो HCl है, HCl, ठीक है। अब HCl अगर टूटता है तो किसमें टूटता है, H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। ठीक है, तो ये जो Cl माइनस है ना, ये क्या है, ये है कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस है, HCl का। देखो सिंपल है, इसमें HCl है, HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। अब ये Cl माइनस क्या है, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है। इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत हमें कैसे पता चलेगी, इसकी ताकत हमें बताएगा HCl जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक बनेगा। ठीक है, अगर ये HCl जितना कम यानी कि वीक एसिड होगा उतना ही बेस्ट कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही हमारा बैड लिविंग ग्रुप होता है। यानी कि हमें जो कॉन्जुगेट बेस चाहिए वो वीक चाहिए। कॉन्जुगेट बेस हमारा जितना वीक होगा उतना ही हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। बेस्ट लिविंग ग्रुप मतलब निकलने की टेंडेंसी उसकी बहुत ही अच्छी होगी, वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा, वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये हमारा वीक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। यह अगर वीक होगा तो हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। अगर ये वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है तो हमारे ये बैड लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा H2O की बात करें, H2O किस में टूटता है, H प्लस प्लस OH माइनस। तो ये OH माइनस यहाँ पर क्या है, यह OH माइनस हमारा कॉन्जुगेट बेस है। तो ये कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर कैसा है, ये कॉन्जुगेट बेस हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। क्यों है, क्योंकि जो हमारा H2O है इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये वीक एसिड है, और वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा यानी कि बैड लिविंग ग्रुप होगा। ये उल्टे हैं एक दूसरे के। बेस्ट अगर हमारा लिविंग ग्रुप है तो वो वीक एसिड, वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है तो वो बैड लिविंग ग्रुप होगा। यानी कि जो OH है, OH को किसी भी हम केमिकल रिएक्शन में निकालते नहीं है,
डायरेक्ट पहले उसे प्रोटोनेट करते हैं, H2O के फॉर्म में निकालते हैं। कभी भी OH माइनस किसी भी रिएक्शन में बाहर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि ये बैड लिविंग ग्रुप है। लेकिन जितने भी बैड लिविंग ग्रुप होते हैं सारे सारे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। यानी कि जितने स्ट्रॉन्ग हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा उतना स्ट्रॉन्ग हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। यानी कि इसके अटैक करने की टेंडेंसी इतनी, इसके अटैक करने की पावर उतनी ही ज्यादा होगी। कॉन्जुगेट बेस हमारा हाई है तो हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी है इसकी न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि बेस्ट तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल, और बैड क्या होगा? लिविंग ग्रुप। एक दूसरे को उल्टे हैं ये। अगर स्ट्रॉन्ग है तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा और बैड लिविंग ग्रुप होगा। अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस वीक है तो हमारा क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस वीक है तो लिविंग ग्रुप भी हमारा बेस्ट होगा। अगर बेस्ट लिविंग ग्रुप है तो उसके अटैक करने की पावर उतनी ही लो होगी, यानी कि वो बैड न्यूक्लियोफाइल होगा। बैड न्यूक्लियोफाइल बैड न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। और बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या बताता है हमें? कि वो जो है वो कॉन्जुगेट बेस वीक है। हमारा सिंपल ये चीज है। इसकी अगर ओवरऑल बात की जाए ना तो ओवरऑल ये चीज है कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी होती है, न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है कॉन्जुगेट बेस के। कॉन्जुगेट बेस अगर हमारा बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, उसके अटैक करने की पावर भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर हमारा कॉन्जुगेट बेस बढ़ेगा तो हमारा, अगर कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारी जो लिविंग ग्रुप की प्रॉपर्टी है, लिविंग ग्रुप की प्रॉपर्टी घटेगी। ठीक है, अगर इसकी बढ़ेगी तो इसकी घटेगी। ठीक है, यानी कि इस तरीके से होता है इनका रिलेशन। तो इसलिए हम कभी भी ये रिएक्शन है ना इस तरीके से हुई है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3Cl प्लस OH माइनस। अगर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3OH प्लस Cl माइनस। यहाँ से Cl माइनस क्यों निकला? क्योंकि बेस्ट लिविंग ग्रुप है। OH माइनस बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि रिएक्शन काफी फास्ट होगी। अगर हम बात करें कि क्या ये रिएक्शन उल्टी हो सकती है, मतलब CH3OH हमारा कंपाउंड है, यहाँ पर Cl माइनस अटैक कर रहा है, तो क्या हमारा ये बन सकता है? ये हमारा कभी भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं Cl माइनस, जो कि बेस्ट तो लिविंग ग्रुप है लेकिन बैड क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि हमारा जो बाहर से आने वाला ग्रुप है जो कि सब्स्टिट्यूशन करेगा वो तो वीक है, और जो निकलने वाला है वो बैड है, वो निकल ही नहीं रहा, वो ढीठ है। निकलने वाला भी ढीठ है और आने वाला भी ढीठ है, यानी कि आने वाले की स्ट्रेंथ भी वीक है और जाने वाले की स्ट्रेंथ भी वीक है, वो जाता ही नहीं है। तो ये रिएक्शन कभी भी प्रोसीड नहीं होगी। तो यही रिलेशनशिप होता है इनका। इसी तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को देखते हैं, अटैक करने वाली स्पीसीज हमारी पावरफुल होनी चाहिए और बाहर निकलने वाली स्पीसीज हमारी गुड होनी चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होनी चाहिए। तो ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SNI रिएक्शन। I का मतलब होता है इंटरनल। ठीक है, SN1 रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे SN2 और SNI रिएक्शन के बारे में। तो SN1 रिएक्शन काफी सिंपल होती है, काफी बेस्ट होती है और काफी यूजफुल होती है, क्योंकि इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है। वो किस तरीके से बनेगा उसकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो होती है इसका एक एग्जांपल देखेंगे। इसमें जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, वो सारी की सारी चीजें हमें इसकी एक रिएक्शन करेंगे तब हमें पता चल जाएंगी। एक एग्जांपल लेंगे, जो जो चीजें उस एग्जांपल में हमें देखने को मिलेंगी वो सारी की सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 कार्बन, CH3, यहाँ पर एक CH3, ठीक है, और यहाँ पर है एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप, जैसे आयोडीन ले लेते हैं जो कि एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है। आयोडीन ले लेंगे और फिर ये बनाएगा कार्बोकैटायन CH3 कार्बन, CH3 CH3,
यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस I माइनस। ठीक है, कार्बोकेटाइन बन गया। ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये कार्बोकेटाइन आएगा CH3 CH3 प्लस प्लस OH माइनस। तो क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 यहाँ पर OH आएगा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होती है, जो सेकेंड स्टेप होती है, काफी फास्ट होती है। ठीक है, ये फास्ट होती है और फर्स्ट स्टेप हमारी स्लो होती है। इसे बोलते हैं हम RDS स्टेप। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि हमें बताती है कि हमारी रिएक्शन की रेट क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो टाइम पीरियड होगा, जो टाइम गैप होगा, वो टाइम गैप क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें हमें RDS स्टेप बताता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताता है, जो कि स्लो होता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, सेकंड स्टेप के कंपैरिजन में। सेकंड स्टेप काफी फास्ट होता है, रैपिडली हो जाता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो होता है। वो ही बताता है हमें कि रेट स्लो होगी या फिर फास्ट होगी। अगर ये स्टेप RDS स्टेप स्लो है, काफी स्लो है, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो होगी। जो टाइम पीरियड है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का, वो टाइम पीरियड काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस RDS स्टेप को, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को हम किस तरीके से इसका टाइम पीरियड घटा सकते हैं, किस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी जो रेट है रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट बनने का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को घटा सकते हैं। यानी कि कोई भी रिएक्शन को जल्दी कैसे करा सकते हैं हम इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के किसी भी तरीके से टाइम पीरियड को अगर घटा दें, ठीक है, घटा देंगे, तब हमारी रेट बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर इस RDS स्टेप में जो स्लो स्टेप है, इसके टाइम पीरियड को कैसे घटा सकते हैं, कैसे घटाएंगे। ये जो बन रहा है, ये अगर हमारा स्टेबल है, अगर हमारा ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर कोई भी चीज अटैक नहीं कर रही है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। यानी कि RDS स्टेप में अगर कोई भी चीज इन्वॉल्व होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, कोई भी चीज अटैक करता है हमारे सबस्ट्रेट पर, तो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करती है। यानी कि सिंपल बात यह है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, जो स्लो स्टेप होती है, अगर उस स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस सबस्ट्रेट पर, यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल अगर यहां से इस स्टेप में अटैक करता, तो ये सेकंड ऑर्डर को फॉलो करती, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी। तो पहली चीज क्या देखने को मिलती है, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। सेकंड चीज जो फर्स्ट स्टेप है, वहां पर हमें कार्बोकेटाइन देखने को मिलता है, C प्लस कार्बोकेटाइन फॉर्म एज इंटरमीडिएट के रूप में हमें कार्बोकेटाइन देखने को मिलता है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में बनता है। अब हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमारा ये जो कार्बोकेटाइन है ये स्टेबल है, तो हमें ये ज्यादा मिलेगा। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, कार्बोकेटाइन इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, आयोडीन लेकर के बाहर निकल चुका है। जो यहाँ पर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन थे, वो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कौन लेकर के चला गया, आयोडीन, जो कि एक किसका था, कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन जिसमें से। यानी कि मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर तो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का था, एक आयोडीन का था, लेकिन दोनों को दोनों लेकर के कौन चला गया, आयोडीन लेकर के चला गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आयोडीन लेकर के चला गया। तो आयोडीन लेकर के जाएगा तो पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब इससे इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़ रहे हैं इसके चारों तरफ, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और मेरे चारों तरफ है इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब ये है कि इसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को हम सिंपल ऐसे बढ़ा सकते हैं कि इसके चारों तरफ
ऐसे ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए जो कि इससे इलेक्ट्रॉन दे दें। यानी कि इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं हूं, मेरे पास रुपए नहीं है। अब मेरे पास रुपए नहीं है और मेरे चारों तरफ ऐसे ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूं जो कि मुझे रुपए दे सकता है आराम से, तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर मेरे पास रुपए हैं भी नहीं और मेरे चारों तरफ सराउंडिंग में ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि मुझसे रुपए खींच रहे हैं, तो मेरी स्टेबिलिटी तो डाउन होगी ना। मेरी स्टेबिलिटी डाउन होगी तो क्या मैं ये बनाऊंगा? कभी नहीं बनाऊंगा। मैं हमेशा इस फॉर्म में ही रहूंगा, इस फॉर्म में ही प्रेजेंट रहूंगा। कभी भी आयोडाइड को बाहर नहीं निकालूंगा, कभी भी कार्बोकैटायन नहीं बनाऊंगा। यानी कि हमारा इसकी जो परसेंटेज है, इसकी परसेंटेज हमारी डिपेंड करती है इसके स्टेबिलिटी पर। अगर ये हमारा स्टेबल है देन ये हमारा बहुत ज्यादा फॉर्म होगा। मतलब ये है कि अगर हमारा सबस्ट्रेट है, मान लो 100 ग्राम सबस्ट्रेट है, उस 100 ग्राम सबस्ट्रेट में ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट भी है, कार्बोकैटायन भी। कार्बोकैटायन जो सबस्ट्रेट है वो कार्बोकैटायन के फॉर्म में भी है, लेकिन उस कार्बोकैटायन की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा मिलेगा, अगर उसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो वो बहुत कम मिलेगा। वो सारा का सारा हमारे सबस्ट्रेट के फॉर्म में मिलेगा। अगर ये स्टेबल है तो इसकी ज्यादा हमें क्वांटिटी मिल सकती है और हमें इसकी क्वांटिटी ही ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इससे सबस्ट्रेट से जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो ही हमारा टाइम पीरियड है, वो ही हमारा टाइम खींच रहा है। ठीक है, अगर उसको हम घटा दें, यानी कि इससे अगर इसको बदलना है तो इसे हमें स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। इससे स्टेबिलिटी अगर मिल गई तो ये ज्यादा मिलेगा हमें। अगर हम 100 ग्राम सबस्ट्रेट लेते हैं ना तो वहां पर हमें 70 ग्राम तो ये मिलेगा और 30 ग्राम हमें ये मिलेगा। ठीक है, अगर हम 100 ग्राम सबस्ट्रेट लेते हैं तो ये मिलेगा। अगर हमारा ये स्टेबल नहीं है ना तो हमें ये 30 ग्राम भी नहीं मिलेगा, करीबन 5-7 ग्राम मिलेगा। ठीक है, वो भी मिल जाए तो अगर ये कार्बोकैटायन स्टेबल है तो ये हमें ज्यादा मिलेगा सबस्ट्रेट में। अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये हमें नहीं मिलेगा। यानी मेरा मतलब ये है कि इसके सराउंडिंग में, इस कार्बोकैटायन के सराउंडिंग में अगर ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो हमें ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं मिलेगा। अब अगर स्टेबल ही नहीं मिलेगा तो क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। अब मान लो कि हमारे पास 500 ग्राम क्या है, 500 ग्राम हमारे पास सबस्ट्रेट है। ठीक है, और 500 ग्राम ही हमारा OH है, OH की कंसेंट्रेशन। यानी कि 500 ग्राम क्या है? सबस्ट्रेट है। कोई 1 किलो का हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। दो चीजें डालेंगे, सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, रिएक्शन होगी। तो उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी ले? मान लो 500 ग्राम हम सबस्ट्रेट ले और 500 ग्राम हम क्या ले? OH माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल ले। तो क्या होगा? तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो ये कंडीशन है और ये कंडीशन है कि हम 800 ग्राम क्या ले? 800 ग्राम क्या ले? 800 ग्राम ले सबस्ट्रेट और हम 200 ग्राम क्या लें? न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारा? OH माइनस। ठीक है, दो कंडीशन है हमारे पास। अब एक जो कंडीशन है उसमें दोनों चीजें इक्वल हैं, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन और OH यानी कि न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन हमारी सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो 500 ग्राम अगर हम सबस्ट्रेट लेंगे तो हमें ये कितना मिलेगा? ये हमें 150 ग्राम में मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है? 800 ग्राम हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं तो हमें ये 150 ग्राम से ज्यादा ही मिलेगा। अब हमें यही चाहिए। अगर ये हमें ज्यादा मिल गए ना, कैसे भी करो हमें ये चाहिए। हमें इसकी जरूरत बहुत कम है, हमें इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर हमें ये ज्यादा मिल गया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन ये स्टेप बताएगी, फर्स्ट स्टेप, RDS स्टेप, यानी कि इससे ये बन रहा है, यही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही हमारे टाइम पीरियड को बताएगी। अगर हमें ये ज्यादा मिल रहा है तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ये तो काफी फास्ट रैपिडली यहाँ पर अटैक करता है, तो यहाँ पर हम रेट का पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए RDS स्टेप से हम रेट का पता लगाते हैं। तो इसीलिए हम जो स्लो स्टेप होती है उससे हम रेट का पता लगाते हैं कि हमारी रिएक्शन की रेट क्या होगी। देखो जो फास्ट स्टेप होती है वो तो काफी रैपिडली हो जाती है, फटाफट अटैक कर करके प्रोडक्ट बना लेती है, लेकिन
जो स्लो स्टेप होती है वही तो हमारे टाइम खींचती है, वही तो टाइम लेती है हमारे रेट को, वही तो बताएगी कि हमारी रिएक्शन का रेट क्या होगा। अगर उस स्लो स्टेप को हम फास्ट करते हैं, यानी कि उस स्लो स्टेप की जो टाइम पीरियड है उसको हम घटा दें, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को तो इस आरडीएस स्टेप के टाइम पीरियड को हम घटा कैसे सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी से। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हमें ये ज्यादा मिलेगा। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, यानी कि हमारी कंसंट्रेशन है वो सारी सारी इस पर डिपेंड, यानी कि जो हमारी रिएक्शन है वो सारी सारी किस पर डिपेंड कर रही है, इसकी कंसंट्रेशन पर। अब अगर हम इसकी कंसंट्रेशन 800 ग्राम लेते हैं देन हमें ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा मिलेगा। अब हमें यही बहुत ज्यादा चाहिए, तो हमारी रेट किस पर डिपेंड कर रही है, रिएक्शन का जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन पर। इसकी कंसंट्रेशन मतलब पता है क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी कितने लेते हैं, एक किलोग्राम का हमारा सोल्यूशन है, 1 किलोग्राम के सोल्यूशन में कितना हमारा सबस्ट्रेट है, कितना हमारा न्यूक्लियोफाइल है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो हमें ये ज्यादा मिलेगा, अगर हमें ये ज्यादा मिलेगा तो बस यही हमें ज्यादा चाहिए। ये तो काफी फास्ट अटैक करता है, ठीक है, ये फास्ट अटैक करता है तो हमें ये ही ज्यादा चाहिए। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये हमें 150 ग्राम से ज्यादा मिलेगा। 500 ग्राम हम ये लेते हैं तो हमें 150 ग्राम मिलेगा, अगर ये 800 ग्राम लेते हैं तो ये हमें ज्यादा मिलेगा। अब ज्यादा ही हमें ये चाहिए तो हमें इसकी कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाना है तो हमें ये ज्यादा लेना पड़ेगा। अब ये ज्यादा लेना पड़ेगा तो हमारा जो सॉल्यूशन है 1 किलो का सॉल्यूशन है उसमें हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर सारी के सारी रिएक्शन ही डिपेंड कर रही है, तो ये हमारी रिएक्शन फॉलो किस पर करेगी, तो ये हमारी रिएक्शन फॉलो करेगी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब यानी कि आरडीएस स्टेप में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं है, केवल सबस्ट्रेट ही इन्वॉल्व है, इससे कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो एक ही चीज अगर इन्वॉल्व होती है तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल फ्री रेडिकल अटैक करता है इस स्टेप में, आरडीएस स्टेप में, तो हमारी सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करती है रिएक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, तो हमारी रेट जो है वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि यहां पर जो ये है ना कार्बोकेटाइन बना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलता है रेसमिक मिक्सचर। अब ये रेसमिक मिक्सचर होता क्या है, इसे ही हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये एग्जैक्टली ये चीज होती क्या है। अब हम इसे डिटेल से देखते हैं कि हमारा जो रेसमिक मिक्सचर है वो किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, ठीक है, वो सारी सारी चीजें देखेंगे। इसके लिए हमें 2 चीजों का पता होना चाहिए। पहले इसे रफ कर लेते हैं। इसके लिए हमें 2 चीजों का पता होना चाहिए कि जो ये हमारा कार्बन है ये हमारा sp3 है। तो देखो यहाँ पर ये कार्बन sp3 है, आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन आता होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कार्बन sp2 है, ठीक है। तो 2 चीजों का हमें पता होना चाहिए कि sp2 जो कार्बन होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और जो sp3 कार्बन होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। sp3 कैसा होता है, ठीक है, और जो sp2 होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये 2 चीजें ही हमें बताएंगे कि रेसमिक मिक्सचर कैसे होता है, किस तरीके से बनता है। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब पता है क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब होता है कि ये सारे एटम है ना, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन सारे एटम इस सरफेस पर है, एक ही सरफेस पर प्रेजेंट है, सारी की सारी चीजें, कोई भी आगे पीछे नहीं है, एक ही सरफेस पर, एक ही इस बोर्ड पर प्रेजेंट है सारी चीजें, ठीक है। ये होता है sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं सारे एटम, इस कार्बन से जुड़े हुए सारे एटम जितने भी हैं वो सारे एक ही सरफेस में होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और टेट्राहेड्रल जो होता है उस टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि ये कार्बन कोई भी 3 एटम सरफेस में होते हैं और 2 किस तरीके से होते हैं, एक आगे और एक पीछे, ठीक है। तो इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जैसे कि यहाँ पर जो कार्बन है यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है,
एक चीज आगे की तरफ होती है, आयोडीन को हम आगे की तरफ लगा लेते हैं, यहाँ पर आयोडीन आ गया, और यहाँ पर पीछे की तरफ CH3 चला गया। ठीक है, ये जो डैश 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 है ये हमें बताता है कि कोई भी चीज पीछे की तरफ होती है ना, उसे हम डैश से शो करते हैं, और वेज होता है, वेज से हम आगे की चीज को शो करते हैं, यानी कि आगे की तरफ है वो चीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कार्बन में ही हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब, और हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर ना ये क्या है, सारे सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर ये कार्बन है, देखो कार्बन जो होता है, कार्बन किस तरीके का होता है, ये कार्बन यहाँ पर p ऑर्बिटल होते हैं, 3 p ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं, देखो 6 है ना, तो 6 किस तरीके से हैं, ये बॉन्डिंग है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है तो ये इसका एंटी बॉन्डिंग है, अगर ये बॉन्डिंग है तो ये इसका एंटी बॉन्डिंग है, यानी कि हर एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग उसके पीछे की तरफ होता है। तो यहाँ पर जो आयोडीन है वो आयोडीन किस तरीके से है, मान लो ये कार्बन है, यहाँ पर आयोडीन जुड़ रहा है, तो ये इसका बॉन्डिंग है, मतलब यहाँ पर ये इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये पीछे की तरफ क्या है, इसका एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो CH3 है, इस CH3 का यहाँ पर बॉन्डिंग है, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग है, कुछ इस तरीके से है, यानी कि बॉन्डिंग के पीछे की तरफ क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग हमारा प्लेन में है तो उसके नीचे की तरफ प्लेन में ही कौन होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए रेसिमिक मिक्सचर को बनाने से पहले। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये कार्बन है, अब मान लो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अटैक कराऊंगा, ये जो कार्बन है अब हमारा प्लेनर बन चुका है, सारे के सारे एटम हमारे इसी सरफेस पर प्रेजेंट हैं, यानी कि एक ही सरफेस पर, कोई भी आगे पीछे नहीं है, सारे के सारे इसी बोर्ड पर प्रेजेंट हैं। तो इस कार्बन पर अब OH अटैक करेगा, किस तरीके से करेगा, देखो यहां पर आयोडीन आगे की तरफ था, यहां पर आयोडीन था आगे की तरफ। ठीक है, आयोडीन किस तरीके से था, यहां पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन था, कार्बन के पास यहाँ पर आयोडीन जुड़ा हुआ था, किस तरीके से जुड़ता है आयोडीन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर इसका p ऑर्बिटल, ये आयोडीन का p ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो चुकी है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या है, ये बॉन्डिंग, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा स्टार। तो ये जो आयोडीन है ये आगे की तरफ है, ये मान लो कार्बन है, ये आयोडीन यहाँ पर है, तो ये इसका p ऑर्बिटल, कार्बन का p ऑर्बिटल, ये आयोडीन का p ऑर्बिटल आगे की तरफ है ना, आयोडीन का और कार्बन का, देखो कार्बन का आगे की तरफ p ऑर्बिटल है और एंटी बॉन्डिंग पीछे की तरफ होगा, तो एंटी बॉन्डिंग पीछे की तरफ है कार्बन का, और बॉन्डिंग किस तरफ है, आगे की तरफ है। ठीक है, तो यहां से अब आयोडीन बाहर निकल चुका है। ठीक है, बाहर निकल चुका है, तो यहां पर क्या होगा, यहाँ पर ये कार्बन बना, ये खाली हो चुका है, ये भी खाली है, यानी कि जो हमारा सिग्मा स्टार है ये भी खाली है, ये सिग्मा है ये भी खाली है, आयोडीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो चुका है। ठीक है, बाहर हो चुका है, तो ये किस तरीके से निकलेगा, ये निकलेगा माइनस आयोडीन, कुछ इस तरीके से निकलेगा, यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से वो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, आयोडाइड बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिग्मा स्टार और सिग्मा हमारा खाली हो चुका है, यानी कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों ऑर्बिटल खाली हो चुके हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारा ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, सेंटर में क्या है, कार्बन, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों खाली हो चुके हैं। OH आएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से दे सकता है, कैसे देगा, मान लो यहीं से मैं इसका अटैक करा रहा हूं, 2 तरीके से हो सकता है OH का अटैक होगा, किस तरीके से होगा, यहां पर मान लो OH ना यहां पर अटैक करे वो एंटी बॉन्डिंग में, इसे हम A नाम दे देते हैं, और यहां पर अटैक करेगा तो इसे हम B नाम दे देते हैं। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, किस तरीके से बनेंगे, यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ पर CH3, ये CH3। ठीक है, अब अगर हमारा OH पीछे एंटी बॉन्डिंग, यानी कि
यहाँ पर जो कार्बन है सेंटर में कार्बन है, पीछे की तरफ एंटी बॉन्डिंग है। अब एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पर OH आएगा ना, वो OH कहां पर आएगा, पीछे की तरफ ही आएगा। अगर एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग कहां पर है, पीछे की तरफ, बॉन्डिंग कहां पर है, आगे की तरफ, दोनों दोनों खाली है, आगे की तरफ भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन, पीछे की तरफ भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कौन दे सकता है, OH माइनस। अब दे कहां पर रहा है, OH पीछे की तरफ है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हमारा जो आगे था वो तो एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा और जो पीछे था वो हमारा बॉन्डिंग बन जाएगा। किस तरीके से, देखो यहां पर अब यहां पर क्या होगा, जो OH है ये पीछे की तरफ दे रहा है, तो डैश पर क्या आएगा, डैश पर हमारा OH आएगा, और वेज पर जो हमारा CH3 जो पीछे की तरफ था वो अब आगे की तरफ आ जाएगा, CH3। ठीक है, एक ये प्रोडक्ट बनेगा। एक हमारा प्रोडक्ट कब बनेगा, जब बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल था, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहां पर था, आगे की तरफ, जहां पर आयोडीन जुड़ा हुआ था ना, आगे की तरफ, यहां पर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल किसका, कार्बन का, जहां पर आयोडीन जुड़ रहा था। अब आयोडीन तो बाहर निकल चुका है, यहाँ पर बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल था वो तो खाली है ना, वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है, वहां पर ही इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, OH माइनस। तो क्या बनाएगा, कार्बन। यहाँ पर डैश पर क्या, वेज पर कौन आएगा, वेज पर OH आएगा, और डैश पर वैसे के वैसे CH3 रहेगा। यहाँ पर CH3 प्लेन में, ये CH3 भी प्लेन में। ठीक है, दो तरीके के हमारे प्रोडक्ट बन चुके हैं, जहां पर एक में OH कहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा था, एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन देगा, पीछे की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन देगा, तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल था वो अब क्या बन चुका है, उसके लिए, वो उसके लिए एंटी बॉन्डिंग बन चुका है। क्योंकि अगर OH पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई, तो यहाँ पर अब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखो, यहाँ पर दोनों दोनों खाली हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन OH है, पीछे की तरफ देना पसंद कर रहा है, तो पीछे की तरफ अगर देगा तो ये तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा ना। क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग के उल्टा क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग अगर पीछे है तो एंटी बॉन्डिंग कैसे होगा, आगे की तरफ होगा। अगर बॉन्डिंग आगे की तरफ है तो पीछे कौन होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पर बॉन्डिंग कहां पर है, बॉन्डिंग पीछे की तरफ है, तो एंटी बॉन्डिंग आगे की तरफ होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर कौन आ चुका है, यहाँ पर हमारा OH आ चुका है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग हो गया, ये इसका बॉन्डिंग हो गया। दूसरी कंडीशन में OH कहां पर है, OH आगे की तरफ, यहाँ पर हमें ऐसे की ऐसे प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि जो ये हमारा था ना आगे की तरफ, ये आगे की तरफ था, ये पीछे की तरफ। ठीक है, ये आगे की तरफ ऐसे के ऐसे एज इट इज हमें प्रोडक्ट मिलता है। जहां से आयोडीन गया वहीं से हमारा OH अगर अटैक करता है, उसे बोलते हैं हम रिटेंशन। इसे हम रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन, ठीक है। रिटेंशन कैसे बोलेंगे, रिटेंशन मतलब जहां पर जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल था किसका, आयोडीन और कार्बन का जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल था, आयोडीन और कार्बन का जहां पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल था, वहीं से आयोडीन लेकर के बाहर हो चुका है। अब आयोडीन लेकर के बाहर हो चुका है तो वो तो खाली हो चुका है ना। अब खाली हो गया तो OH अगर वहीं से अटैक करता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ही अटैक करता है, जो आगे हो पीछे हो कहीं पर भी हो, अगर वहीं से अटैक करता है तो सेम टू सेम हमें देखने को मिलता है, जिसे रिटेंशन बोलते हैं। अगर उल्टा होता है, यानी कि जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन देता है OH, तो हमारा इन्वर्जन देखने को मिलता है। इसे हम बेस्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास एक रूम है, इस रूम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं है, और हमारे पास दो गेट हैं, A गेट है और B गेट है। मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा A गेट है, ये हमारा B गेट है। ठीक है, सॉरी इस तरीके से करते हैं, ये A गेट है, ये हमारा B गेट है, ये हमारा B गेट है। ठीक है, कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन ये है, हमारे पास रूम है, रूम इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, एक ही इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं है, और दो हमारे पास दरवाजे हैं, A दरवाजा और B दरवाजा। अगर A दरवाजे से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं,
ध्यान से समझना, ए दरवाजे से अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं तो बी दरवाजे से इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। ए दरवाजे से केवल इलेक्ट्रॉन बाहर हो सकते हैं, ए दरवाजे से एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ए दरवाजे की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, वो केवल निकलने के लिए ही बना हुआ है। ए दरवाजा केवल इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए बना हुआ है और बी दरवाजे से एंटर करते हैं। अब हमारा रूम फुल है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं है, तो ए दरवाजे से अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो बी दरवाजे से एंटर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमारा ये यहां पर बॉन्डिंग हो रही है, यहां पर फुल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंट है और बाहर नहीं जा रहे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहे, यानी कि आयोडीन का बॉन्ड नहीं टूट रहा, तो बी दरवाजे से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या? यानी कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। एंटी बॉन्डिंग में कब आएंगे? जब हमारे यहां से इलेक्ट्रॉन जाए। अगर ए दरवाजे से एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो बी दरवाजे से एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है। तो यहां से ए दरवाजे से अगर इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे तो बी दरवाजे से एंटर करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कैसा प्रोडक्ट बनेगा? पीछे की तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कौन दे रहा है? OH माइनस है। अगर पीछे की तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आगे की तरफ से क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आगे की तरफ तो हमारा आयोडीन जुड़ा हुआ है अभी। अब आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझेदारी कर रखा है, बॉन्डिंग कर रखा है, वहीं से वहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो पीछे से आ पाएंगे। अगर वहां से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे, ए दरवाजे से अगर इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे तो बी दरवाजे से एंटर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो अगर हमें बी दरवाजे से इलेक्ट्रॉनों को घुसना है तो ए दरवाजे से निकालना पड़ेगा। एक कंडीशन ये है, कब है जब हमारा रूम फुल होगा। रूम फुल होगा जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारी कंडीशन ये नहीं है। हमारी कंडीशन यहाँ पर क्या है? हमारा रूम ही खाली है, रूम में एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन रूम में नहीं है तो ए दरवाजे से भी आ सकते हैं, बी दरवाजे से भी आ सकते हैं। यानी कि हमारा जो यहाँ पर बी में भी कोई नहीं है, ए में भी, यानी कि बी से भी आ सकते हैं, ए से भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा रूम जो है वो खाली हो चुका है। अब रूम ही खाली हो चुका है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ए दरवाजे से भी आ सकते हैं, बी दरवाजे से भी आ सकते हैं। तो दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ए दरवाजे से आएंगे तो उसका अलग प्रोडक्ट बनेगा, बी दरवाजे से आएगा तो उसका अलग प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन उन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो एटम आएंगे ना, उनका सीक्वेंस बदलेगा, उनका जो पोजीशन है वो बदलेगी। एक आगे की तरफ होगा तो उसके एंटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों चीजें है ना, ये एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। एक आगे है तो एक पीछे है, यानी कि बॉन्डिंग अगर आगे है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल अगर आगे है तो पीछे कौन होगा? पीछे हमारा एंटी बॉन्डिंग होगा। देखो जो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे होते हैं, एक आगे की तरफ तो एक पीछे की तरफ। मतलब ये कार्बन है तो आगे की तरफ अगर बॉन्डिंग है तो पीछे की तरफ इसका एंटी बॉन्डिंग होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये हमारा रूम खाली होना चाहिए। अगर रूम भरा हुआ है ना तो केवल पीछे से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कब आएंगे? जब ए गेट से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। वो कंडीशन SN2 में होती है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है? रूम खाली हो जाता है। रूम खाली हो जाता है यानी कि ए गेट से भी आ सकते हैं, बी गेट से भी आ सकते हैं। दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। OH आएगा, OH ए पोजीशन से भी, यानी कि पीछे से एंटी बॉन्डिंग से भी आ सकता है, आगे से यानी कि बॉन्डिंग से भी आ सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि बॉन्डिंग आगे ही हो, बॉन्डिंग पीछे भी हो सकता है, बॉन्डिंग प्लेन में भी हो सकता है। अगर प्लेन में होगा, प्लेन में ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ इसका एंटी बॉन्डिंग होगा। यानी कि एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग ना एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हमें रेसमिक मिक्सचर देखने को मिलता है। यही सबसे बड़ी इसकी खासियत है SN1 रिएक्शन की, कि हमें रेसमिक मिक्सचर देखने को मिलता है। अब मान लो मैं ये कहूं कि कार्बोकैटायन न बन करके कार्बोएनाइन बन रहा है, तो क्या हमें रेसमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अगर इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं जा रहा आयोडीन तो लेकर के जाएगा। अगर ऐसा ग्रुप जुड़ रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं जा रहा, तो इलेक्ट्रॉन अगर वो लेकर के नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो कौन आएगा? तो आएगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसे ही जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीसीज है, तो यहीं से अटैक करेगा, आगे की तरफ से ही अटैक करेगा। जहां से गया वहीं से अटैक करेगा, जहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है वहीं से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, वहीं से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। एक ही तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। वहां पर रिटेंशन इन्वर्जन का कोई झंझट नहीं होगा। वहां से केवल हमें रिटेंशन ही मिलने वाला है।
लेकिन हमें SN1 रिएक्शन में दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि हमारा रूम खाली हो चुका है। ए गेट से भी आ सकते हैं, बी गेट से भी दो तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। इन दोनों को क्या बोलते हैं? रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, ये हमारा रेसेमिक मिक्सचर होता है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि रेसेमिक मिक्सचर किस तरीके से बनता है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम बात करेंगे SN2 और SNI रिएक्शन के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे SN2 और SNI रिएक्शन के बारे में। धन्यवाद, जय हिंद।